बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर बंदा अपनी समझ के मुताबिक दुनिया को देखता है, परखता है। उसी की बुनियाद पर सही गलत का मय्यार मुतय्यन करता है। 3 जुलाई 2022 को मैं किसी काम से निकला, टैक्सी पकड़ी और मंजिल की तरफ रवाना हुआ। सफ़र काफ़ी लंबा था, तो वक्त गुजारने के लिए मैंने ड्राइवर से बातचीत शुरू की। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ड्राइवर: मानसेरा का। मैंने सवाल किया, आप कितने अरसे से कराची में हैं? तो ड्राइवर ने जवाब दिया, सन 2000 से। मैंने पूछा कि आपने पिछले 22 सालों में कराची के अंदर क्या तब्दीलियां देखी? तो ड्राइवर ने सियासत में कदम रखते हुए जवाब दिया कि पीपीपी का दौर सही था। उस वक्त कारोबार था, मुआशी मसाइल कम थे। उसके बाद नवाज़ शरीफ का दौर आया, क्योंकि उस वक्त महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी, मगर निस्बतन रोज़गार बेहतर था। नवाज़ शरीफ ने कराची में अमन को बहाल कराया और गैंग वॉर का ख़ात्मा किया। मगर जब से इमरान ख़ान की हुकूमत आई थी, तो रोज़गार के हालात ख़राब थे, ऊपर से महंगाई डबल हो चुकी थी। उसने तो आकर मुल्क का हाल तबाह कर दिया था। मगर अब शहबाज शरीफ आया है, इंशाअल्लाह वो इस मसले को हल करेगा। मैंने झिझकते हुए सवाल किया, अगर शहबाज शरीफ मुल्क को सही करने आया है, तो उसके आने से मुल्क में इतनी महंगाई क्यों बढ़ी? ड्राइवर ने मेरी तरफ हैरत से देखा और जवाब दिया, महंगाई तो इमरान ख़ान करके गया है। मैंने फिर तजस्सुस से पूछा कि ख़ान कैसे महंगाई करके गया? तो वो बोला कि IMF से कर्ज़ ले गए। मैंने एक और सवाल दाग दिया, क्या जरदारी और नवाज़ शरीफ ने IMF से कर्ज़ नहीं लिया था? क्या शहबाज शरीफ अब IMF से कर्ज़े लेने नहीं जा रहा? ड्राइवर कुछ देर खामोश रहा, फिर गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हुए बोला, जनाब, मैं किसी सियासी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैं एक दिहाड़ी पेशा मज़दूर हूँ, जो दिन को टैक्सी चलाता है तो रात को घर वालों के लिए खाना लेकर जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि गलती किसकी है, मगर मैं इस महंगाई के दलदल में बुरी तरह फंस चुका हूँ। मैंने ड्राइवर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर आपने ये नतीजा कैसे अख़ज़ किया कि कौन सी सियासी पार्टी या सियासतदान इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं? ड्राइवर ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, सर, आप टीवी और अखबारात देखें, जिसमें आपको ये नज़र आएगा कि इमरान ख़ान ने इस मुल्क को तबाह किया है। ड्राइवर के साथ दिलचस्प गुफ्तगू की वजह से सफ़र का एहसास नहीं हुआ और मैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। ड्राइवर को अलविदा कहने के बाद मुझे उसकी सादगी पर हंसी आई। यह हंसी तनकीदी नहीं बल्कि अफसोस की थी, क्योंकि हम जिस मुआशरे या दौर में रहते हैं, वो अनपढ़ तो क्या पढ़े लिखों की समझ से भी परे है। दुनिया आज इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जंग लड़ रही है। विकीलीक्स, पैंडोरा बॉक्स, ये सब लीक्स पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले सियासतदानों के हवाले से थी, उनके करप्शन के हवाले से थी, जिस पर सुनवाई भी हुई और कुछ लोगों को अदालतों ने सज़ाएं भी दी। मगर आवाम की सादगी और मासूमियत का ये आलम है कि उन करप्ट सियासतदानों को आज भी मसीहा समझते हैं। जॉन पर्किंस की किताब कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में जॉन पर्किंस कहता है कि दुनिया ने न्यूज़ के हवाले से 3 अखबार देखे। पहला दौर, जब सिर्फ खबरें लिखी या पढ़ी जाती थी और मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन या न्यूज़ को पहुंचाना था। दूसरा दौर आया जब खबरों को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया और ख़बरें बनाई गई। और अब तीसरा दौर है जहाँ न सिर्फ ख़बरों को बनाया जाता है, बल्कि उस पर तबसरे और तज़िये किए जाते हैं
اس تجزیوں کو بنیاد بنا کر لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ 2016 میں امریکہ میں ٹرمپ کے الیکشن پر کافی تنقید ہوئی کہ ٹرمپ کو الیکشن روس نے جتائے۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے فیک اکاؤنٹس بنا کر ہلری کلنٹن کو ٹرول کیا گیا اور ٹرمپ کی حق میں پوسٹ ہوئی، جس کی وجہ سے عوام الناس کی رائے ٹرمپ کے حق میں گئی اور ٹرمپ کو الیکشن میں فتح ہوئی۔ پاکستان کے حوالے سے 2020 میں EU ڈسانفو لیب کا ایک کیس سامنے آیا جس میں انڈیا انوالو تھا۔ 65 ممالک میں 265 فیک میڈیا آؤٹلیٹس موجود تھیں EU ڈسانفو لیب نے جو ڈسکور کی، جو یا تو تھنک ٹینک یا پھر NGO کے نام سے وہ سائٹس مشہور تھیں۔ اس کا مقصد پوری دنیا میں پرو انڈین اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس کو ابھارنا تھا۔ 2012 میں اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان کے ان کے بیٹے ارسلان افتخار کے حوالے سے ایک کیس سامنے آیا جس میں ملک ریاض نے دعویٰ کیا کہ ارسلان افتخار نے اس سے پیسے لیے سپریم کورٹ کی کچھ کیسز میں فیور لینے کے لیے۔ اس کے بعد پھر ایک نجی چینل میں ملک ریاض نے مبشر لقمان اور مہر بخاری کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک پلانٹڈ انٹرویو تھا۔ میرا آپ سب سے سوال ہے، کیا آپ اس میڈیا کے پروپیگنڈے والی خبروں کو سچ سمجھ کر کسی کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے معیار کو آپ صرف ان خبروں تک محدود کر سکتے ہیں؟ کیا خود کوشش نہیں کر سکتے کہ اس چیز کو کنفرم کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ جس چیز کی خبر کی تحقیق آپ نہ کر سکے تو اس کو فارورڈ یا آگے نہیں پہنچانا چاہیے، تاکہ اگلے بندے کو غلط خبر نہ پہنچے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو نیم علم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور نیم خبر ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ پہلے چیز کو اچھی طرح جانچ لیں، اس کے بعد معیار متعین کریں اپنا، اور صحیح غلط کا فیصلہ کریں۔ شکریہ۔